use instance of. The casting object is used where you have received a reference to a parent class and you want to access the full functionality of the object of child class. Okay, तो जो प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस किए थे क्या ना, जो आप पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो वो चाइल्ड क्लास को रेफरेंस दे रहा है. ओके, अभी आप जब चाइल्ड क्लास को रेफरेंस दे रहा है तो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट के मदद से आप वो चाइल्ड क्लास का पूरा फंक्शनलिटी आप कॉल कर सकते हो. मतलब मैंने एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मैनेजर का क्लास का रेफरेंस दिया, वो जो ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के मदद से मैं क्या करूंगा ना, आपका जो चाइल्ड क्लास का जो फंक्शनलिटी कॉमन है, मतलब वो पेरेंट में है और चाइल्ड में है, वो फंक्शन में कॉल कर सकता हूँ. लेकिन अगर मैं पेरेंट का चाइल्ड का पूरा फंक्शनलिटी को कॉल करना चाहता हूँ, मतलब जो फंक्शन पेरेंट में नहीं है लेकिन चाइल्ड में है, वो फंक्शन को अगर मैं कॉल करना चाहता हूँ तो मुझे ऑब्जेक्ट कास्टिंग का जरूरत पड़ा. यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा ना, कास्टिंग ऑब्जेक्ट इज यूज where you have received a reference to a parent class and you want to access the functionality of the subclass. Okay, use instance of जो एक, it is a operator. Basically this operator is used where it is giving a reference to the, मतलब ये जो यूज इंस्टेंस के मदद से हम चेक करेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट किसको रेफरेंस दे रहा है. जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो वो ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास को रेफरेंस दे रहा है या चाइल्ड क्लास को रेफरेंस दे रहा है. उसको चेकिंग करने के लिए हम यूज करेंगे क्या ना, यूज इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड. यूज इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड बेसिकली इट इज यूज्ड टू चेक whether your object, whether your class object is giving a reference to the which class. आपका जो क्लास ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो वो क्लास ऑब्जेक्ट कौन सा क्लास को रेफरेंस दे रहा है, पेरेंट क्लास को रेफरेंस दे रहा है या चाइल्ड क्लास को रेफरेंस दे रहा है. ओके, so that we are using instance of keyword. It restores the full functionality of the object by casting. As you know that आप जब ऑब्जेक्ट कास्टिंग करते हो आप पूरा फंक्शनलिटी को आप रिस्टोर कर देते हो. ये समझो, जैसे कि मैंने क्या किया, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, चाइल्ड क्लास को रेफरेंस दिया, उस ऑब्जेक्ट से जब अब मैं चाइल्ड क्लास का पूरा फंक्शनलिटी कॉल करूंगा तो क्या होगा, एरर दिखाएगा. तो इसलिए मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट कास्टिंग किया. ओके, डाउन कास्टिंग किया. तो डाउन कास्टिंग के मदद से क्या हुआ, चाइल्ड क्लास का पूरा फंक्शनलिटी कॉल हुआ. समझ में आया. तो कास्टिंग के मदद से क्या होगा ना, एक क्लास का पूरा फंक्शनलिटी हम कॉल कर सकते हैं. डाउनवर्ड कास्ट मस्ट बी ए सब क्लास एंड इट इज चेक बाय द कंपाइलर. ओके, द ऑब्जेक्ट टाइप इज चेक एट द रन टाइम व्हेन रन टाइम एरर कैन अकर. ओके, when we are using, first I go for what is use instance of. One minute, give me 1 minute please. Okay. So now we start with this instance of, as I have discussed, it is used to check. It is just like a one operator which is helping you to check the you can say ये क्लास ऑब्जेक्ट, मतलब आपका जो क्लास का ऑब्जेक्ट है वो किसको रेफरेंस दे रहा है. ओके, तो इसलिए हम यूज इंस्टेंस ऑफ यूज करेंगे. तो प्रोग्रामेटिकली इसको हम देखते हैं इधर कैसे होता है.
See that the class employee, then class manager is extends from employee. So here we define class employee. Okay, then class manager is extends from employee. एक एम्प्लॉय हो गया आपका पेरेंट क्लास, मैनेजर हो गया आपका चाइल्ड क्लास जो एक्सटेंड हुआ है एम्प्लॉय क्लास से, फिर आपका डायरेक्टर क्लास है वो एक्सटेंड हुआ एम्प्लॉय क्लास से. ओके, तो यहाँ पर आपका जो 3 क्लासेस है, एक है एम्प्लॉय क्लास, एक है मैनेजर क्लास, एक है डायरेक्टर क्लास. सो 3 क्लासेस है जो मैनेजर और डायरेक्टर क्लास एक्सटेंड हुआ है एम्प्लॉय क्लास से. अभी क्या हुआ है, ये जो प्रोग्राम है चेक इंस्टेंस क्लास, इसमें थोड़ा मार्क करना. चेक इंस्टेंस क्लास में क्या हुआ है, यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है पब्लिक वॉइड रिएक्ट फंक्शन. एक रिएक्ट फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया गया है. ओके, तो ये रिएक्ट फंक्शन में अब अगर देखोगे इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड यूज किया गया है. दिस इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड बेसिकली इट इज यूज टू चेक द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट. मतलब आपका ऑब्जेक्ट किसका कौन सा क्लास को रेफरेंस दे रहा है उसको चेकिंग करने के लिए ये यूज किया गया है. तो एक चेक इंस्टेंस क्लास में आपका रिएक्ट फंक्शन है. तो अभी क्या होगा, क्लास यूज इंस्टेंस ऑफ, जो यूज इंस्टेंस ऑफ क्लास है वहां पर अगर हम देखेंगे ये जो चेक इंस्टेंस जो क्लास है, ये वाला जो क्लास है चेक इंस्टेंस क्लास, ये यूज हाँ, आई एम नॉट गोइंग टू दैट पार्ट, आई विल डिस्कस. I will discuss on that part. Okay, so first of all, what happened? I just trying to tell you that I am creating a class, employee class. I am creating a 2 child class, manager and director class, which is extends from employee class. Okay. Then in use instance of class, I am creating a object of check instance class. Okay. I am creating a object of check instance class. Got it? मतलब ये जो चेक इंस्टेंस क्लास है उसका मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया. ओके, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैंने एम्प्लॉय क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और यहाँ पर मैनेजर क्लास का मैंने रेफरेंस दिया. किसका ऑब्जेक्ट बनाया, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, रेफरेंस दे दिया मैनेजर क्लास का. फिर ये जो चेक इंस्टेंस क्लास आप बनाए हैं उसका जो ऑब्जेक्ट है यूई ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में एक फंक्शन है रिएक्ट फंक्शन. ओके, यूई डॉट रिएक्ट फंक्शन. समझ में आया? ये रिएक्ट फंक्शन कहां पर है, चेक इंस्टेंस क्लास में है. देखो चेक इंस्टेंस क्लास में आपका रिएक्ट फंक्शन है. तो रिएक्ट फंक्शन को कॉल करने के लिए मैंने क्या किया, पहले चेक इंस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के थ्रू में रिएक्ट फंक्शन को कॉल किया. जब मैं रिएक्ट फंक्शन को कॉल करता हूं तो रिएक्ट फंक्शन में अभी क्या है, रिएक्ट फंक्शन में एक एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर है. जैसे कि आपका अगर इंटीजर होता है INT ए रहता है तो यहाँ पर क्या है एम्प्लॉय ई. ओके, तो यहाँ पर एम्प्लॉय ई है. तो जैसे कि यहाँ पर एक एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है तो मैं पैरामीटर जो पास करूंगा वो एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए. ओके, तो मैंने यहाँ पर वही ऑब्जेक्ट पास किया, यूई रिएक्ट एम्प्लॉय क्लास ओबी, इट इज गिविंग ए रेफरेंस टू द मैनेजर, देन ओबी ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास किया. ये ओबी ऑब्जेक्ट कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा यहाँ पर ई में, उसका रेफरेंस हो गया. अभी वो चेक होगा. OB is the instance of manager. OB मैनेजर को रेफरेंस दे रहा है कि OB मैनेजर को यहाँ पर रेफरेंस दे रहा है, क्योंकि आप किसका ऑब्जेक्ट बनाए, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, वो रेफरेंस दे दिया किसको, मैनेजर को रेफरेंस दे दिया. तो मतलब किसको रेफरेंस दे रहा है, OB मैनेजर को रेफरेंस दे रहा है.
तो OB is now giving a reference to the E. OB का रेफरेंस E में स्टोर हो गया, जैसे कि हम क्या जो ऑपकास्टिंग में पढ़े थे, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास में हम इनिशियलाइजेशन कर दिया इधर, तो OB का ऑब्जेक्ट यहाँ पर E में स्टोर हो गया. नाउ OB इज द इंस्टेंस ऑफ मैनेजर, करेक्ट. सो इट इज शोइंग यू दिस इज मैनेजर. तो यहाँ पर आपका आउटपुट क्या आएगा, दिस इज मैनेजर. सो आई रन दिस फाइल. So it is showing you this is manager. Okay, यहाँ पर this is manager आपको शो किया. Got it? समझ में आया? बुझिलेंटी आउत्र बुझिले. अंकिता कौन कहलो? सर बुझिलानी. आउत्र बुझोती देखो. use instance. So what is the work of use instance? Again I will describe. The class employee. So I have defined a parent class. Now I am defining here two child class, manager or director, which are extends from employee class. Now manager and employee both are child class of employee. Employee is a parent, manager and director is called as the child class. Now I define here check instance class. It is a different class. It is not extends from anywhere. Okay, तो एक इंडिपेंडेंट क्लास है. ये जो इंडिपेंडेंट क्लास में मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, पब्लिक वॉइड रिएक्ट फंक्शन. ओके, ये रिएक्ट फंक्शन में मैंने एक पैरामीटर दिया एम्प्लॉई ई, मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर मैंने पास किया. तो प्रीवियस में हम फंक्शन में एज ए पैरामीटर इंटीजर देते थे और एज ए पैरामीटर हम क्या देते थे, स्ट्रिंग देते थे. मतलब स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये सब देते थे. हाँ, बस बस. ओके, सो इट इज ए चेक इंस्टेंस इज ए इंडिपेंडेंट क्लास. अंकित ऐसे बुझियला? सर एटी चेक इंस्टेंस क्लास तो डिफाइन काई कराला. चेक इंस्टेंस क्लास डिफाइन काई कराला एटी. एटा डिफाइन कराई छै. मैं एटा एई एग्जांपल पे डिफाइन है जे व्हाट इज द रीजन एबे बुझ परियो. गोटे क्लास देखो, केवल गोटे एम्प्लॉई क्लास हमें डिफाइन कले, तापर हमें डिफाइन कले कोन ना गोटे चाइल्ड क्लास डिफाइन कले, आ गोटे डिफाइन कले कोन गोटे दीटा चाइल्ड क्लास डिफाइन कले, गोटे मैनेजर क्लास आ गोटे होची डायरेक्टर क्लास. दीज आर द टू चाइल्ड क्लास आई हैव डिफाइंड. ओके, यस सर. हाँ सर ସେଇଟା ବୁଝିହେଲା बट ये चेक इंस्टेंट ଟା କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ ହଉଛି ମାନେ ତାପଟୁ କିଛି ବୁଝି ହଉନି. हाँ, चेक इंस्टेंस टा इज पे कहूची. देखो चेक इंस्टेंस आ गोटे क्लास डिफाइन करा हला. एटा होची नॉर्मल और इंडिपेंडेंट क्लास. इट इज नॉट लिंक अप विथ एम्प्लॉई, इट इज नॉट लिंक अप विथ मैनेजर, इट इज नॉट लिंक अप विथ डायरेक्टर. एटा गोटे इंडिपेंडेंट क्लास मु डिफाइन करली. बुझिला जेंते हमें नॉर्मल क्लास डिफाइन करूचे. बुझिला कि माने ए जो चेक इंस्टेंस क्लास टा एम्प्लॉई सहित कौन से लिंक अप नहीं, मैनेजर से कौन से लिंक अप नहीं, डायरेक्टर सहित कौन से लिंक अप नहीं. बुझ पाइलो? यस सर.
ବୁଝିଗଲା। Yes, sir. तापर ए जो चेक इंस्टेंस क्लास रे मु गोटे फंक्शन डिफाइन कली एटा हला पब्लिक वॉइड रिएक्ट फंक्शन ए रिएक्ट फंक्शन रे जो पैरामीटर रहिला ए पैरामीटर होची एम्प्लॉय क्लास ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर माने एम्प्लॉय ई एज अ पैरामीटर बुझियला एम्प्लॉय क्लास रा ऑब्जेक्ट जेंति कि हमें नॉर्मली गोटे फंक्शन डिफाइन करूचे फंक्शन रे as a parameter we are taken as a int a string b double a double b so here we take as a parameter employee e clear Yes, sir. okay so I just define a class object employee e then I just left it here what happened we are checking that the object reference that you are passing runtime मतलब आप runtime में ये जो react function को कॉल करोगे जब फंक्शन को कॉल करोगे उसका पैरामीटर देना पड़ेगा जब आप पैरामीटर दोगे किसी क्लास का ऑब्जेक्ट को तो यहाँ पर वो क्लास का ऑब्जेक्ट इसको ई में रेफरेंस देगा मतलब ये जो क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे कि मेन मेथड में मैंने क्या किया ये जो चेक इंस्टेंस जो क्लास है ये जो चेक इंस्टेंस क्लास है उसका ऑब्जेक्ट मैंने कहां पर बनाया मेन मेथड में बनाया ओके फिर मैंने क्या किया ना एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय क्लास विच इज द पेरेंट क्लास एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया वो भी रेफरेंस दे दिया किसको मैनेजर को रेफरेंस दिया अच्छा ये जो चेक इंस्टेंस क्लास है चेक इंस्टेंस यूई इक्वल्स टू न्यू चेक इंस्टेंस ओके ये जो ऑब्जेक्ट आपका हो गया यू ई ऑब्जेक्ट जो हो गया ए ऑब्जेक्ट के मदद से मैं रिएक्ट फंक्शन को कॉल किया ये जो रिएक्ट फंक्शन है उसको कॉल किया समझ में आया अंकिता No, sir. No, sir. ये जो चेक इन हियर इन द चेक इंस्टेंस क्लास वी आर डिफाइनिंग ए रिएक्ट फंक्शन क्लियर हाउ यू हैव टू कॉल द फंक्शन फंक्शन को आप कैसे कॉल करोगे टेल मी Object के through. ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग ऑफ ऑब्जेक्ट तो सिंपली मैंने क्या किया चेक इंस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया यूई ऑब्जेक्ट यही यूई ऑब्जेक्ट के मदद से मैंने रिएक्ट फंक्शन को कॉल किया समझ में आया रिएक्ट फंक्शन कहां पर है चेक इंस्टेंस क्लास में तो इसको कॉल किया इधर क्लियर टिल नाउ Yes, sir. Yes, sir. बुझिगला। हाँ now if you see that if you call the react function is not present alone it contains some parameter react function में कुछ पैरामीटर है लेकिन यहां पर जो पैरामीटर है थोड़ा डिफरेंट है ये कंटेंट किया है एक क्लास का ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट यहां पर बनाया है तो जैसे कि एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर है जब आप रेफरेंस दोगे क्या दोगे अगर INT है तो आप वैल्यू दोगे 50 अगर स्ट्रिंग ए है आप कुछ वर्ड दोगे जैसे कि क्लास का ऑब्जेक्ट है आप कुछ क्लास का ऑब्जेक्ट को रेफरेंस जैसे कि यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर दिया गया है जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तो एज ए ऑब्जेक्ट आपको पैरामीटर में पास करना पड़ेगा तो ए ओ बी हो गया ऑब्जेक्ट लेकिन ए ओ बी किसका ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है जो रेफरेंस दे रहा है मैनेजर क्लास का क्लियर टिल नाउ Yes, sir. Yes, sir. okay now this OB object is going to where this part यहां पर आ गया अभी वो आकर चेक होगा OB is the instance of manager OB मैनेजर को रेफरेंस दे रहा है yes OB मैनेजर को रेफरेंस दे रहा है देखिए यहां पर एम्प्लॉय OB is giving a reference to the manager ये रेफरेंस दे रहा है so that it is showing you what it is showing you this is manager ये आपको दिखाएगा क्या this is manager clear Again, sir.
Now आज्ञा सर। अगर मैं इसको कमेंट दे देता हूं, एम्प्लॉई OB इक्वल्स टू न्यू मैनेजर, इसको कमेंट दे दिया, मैं अभी डायरेक्टर इसको दे देता हूं, मतलब अभी एम्प्लॉई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, रेफरेंस दे दिया डायरेक्टर को, अभी OB को मैंने यहां पर पास किया, तो ये जो OB वैल्यू कहां पर जाएगा ना, ई में इनिशियलाइजेशन होगा, OB इज गिविंग ए रेफरेंस टू द एम्प्लॉई क्लास ऑब्जेक्ट, यहां पर चेक होगा, is the instance of manager? No, because we are creating a, you are giving a reference to the director. Is the instance of director? Yes. Now it is correct. Yes, So it is showing you here. this is director. This is director. There is showing you. This is director. Okay. So now, if I सर तमन्नेला एम्प्लॉय क्लास ऑब्जेक्ट जाको रेफरेंस करिवो सेटा ही शो करिवो, सेटा शो करिवो, एबे मो एटा डायरेक्टर को करली, so I remove it comment, then I give here employee OB equals to new employee. I am creating a object of employee and giving a reference to the employee class only. Okay, then I run the file. That is now showing you. This is employee, means your OB object is going to here, it is coming to here. Now it will check that OB is the instance of manager. No. OB is the instance of director. No. Then in else part it is executed. It is showing you this is employee. Clear? Yes, sir. यस सर। Now सर सेटी जो लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग एसएस सेटा कोन? in earlier I have also told you, when you define a main method, okay, so this ARGS you have already earlier you written, in previous में आप ARGS लिखे थे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? ARGS is a variable name, so you can give any name. Okay, you can give SS, you can give XY, any name you can give. Okay, it's just a variable name. All the thing is same, but ARGS name you can give any name you can give. Clear? यस सर। Variable argument. Variable argument is a feature provided by the Java Standard Edition 5.0. It helps to pass the variable number of argument of same type as a parameter to a method. Okay. So variable argument is saying that suppose when you define a function, so I will explain it through the whiteboard, just wait. What is that variable argument? I will discuss here one by one. Suppose if you define a function void show int a, then in main method, suppose your class name is xyz I equals to new xyz, then when you write I dot show function, you have to pass one parameter. Okay, so here you have to pass one parameter, void show function int a, then here we define a main method. Now
we're creating an object xyz I equals to new xyz. Then through this object we're calling a function I dot show. That means your 20 value is initialized here. Means your function is saying that you have to give only one value, because in this function you have to define one parameter. आप एक ही parameter define कर रहे हो. Okay, you are giving one parameter, that when you call the function you have to give one parameter. Suppose when a user is going to a shopping mall, then the user may purchase the 2 item, may purchase the 100 item, may purchase the 500 item. What are the items are available, the user can purchase there. Okay, suppose मैंने देखा यहाँ पर, अगर मैं ये जो फंक्शन को वही शॉपिंग मॉल वाले सॉफ्टवेयर में अगर यूज करूंगा, तो मैं अगर एक ही वेरिएबल डिफाइन करूंगा, दैट मीन्स आई गिविंग ए बाउंड्री टू द यूजर दैट यू हैव टू ओनली टेक वन आइटम. अगर यूजर 5 आइटम लेने के लिए कोशिश करेगा, नहीं ले पाएगा. सपोज मैंने प्रॉब्लम देखा, नहीं यूजर 5 आइटम 6 आइटम नहीं ले रहा है, तो मेरे पास 500 आइटम है, तो मैं यहाँ पर 500 वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ. यहाँ पर int a के जगह पर 500 वेरिएबल में डिफाइन कर दूंगा. अगर मैं 500 वेरिएबल डिफाइन करूंगा, यूजर परचेस करेगा 1 आइटम, तो मेरा बिलिंग में क्या आएगा, 500 आइटम का नाम आएगा, उसके बीच में एक बिलिंग आएगा, सपोज 25 रुपीज. ओके, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. मुझे एक ही आइटम लेना है, लेकिन 500 का एक बड़ा लिस्ट आएगा, उसके अंदर बीच में एक लिखा होगा 25 रुपीज. Okay, so it is very difficult to analyze and what is the item I have purchased. The variable argument is saying that there is no need to define the function parameter previously. Previous में आपको function parameter मतलब define करने की जरूरत नहीं है. At runtime, user is giving what value. User जितना value देगा runtime में, उसके हिसाब से ये पैरामीटर बढ़ जाएगा. आप जितना वैल्यू दो अभी यहाँ पर स्टोर होगा. मतलब मुझे 100-500 वेरिएबल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक ही वेरिएबल डिफाइन करूंगा, उसमें सारा वैल्यू स्टोर होगा. तो ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है, इट इज ए आरए, जहां पर आप एक मेमोरी में सारा वैल्यू स्टोर कर सकते हो. सो दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल आर्गुमेंट. मींस यू हैव टू डिफाइन ए वेरिएबल which will store all the value. You have to give 1 item, you have to give 2 item, you have to give 3 item, you have to give 500 item, 1 lakh item. There is no requirement to define more than one variable. मैं सिर्फ एक variable define करूँगा and I will able to store all the value in that portal. That means the variable must be array type variable. हाँ, the variable must be array type. Understood, Ankita? Again, sir. अभिषेक, Yes, sir. अभिषेक, सागर. Yes, sir. Yes, sir. Abhishek. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now I will going to show the programmatically how you have to define this variable argument. So it is the concept that variable argument that we are using. You have to, when you have to take number of argument as parameter. Okay, so there is no need to define more than one parameter here. Okay, so that concept is introduced in the Java from 5.0 onwards. So from 5.0 to till now we are in the 8.0, 9.0. So till now we are using this variable argument. Okay. So now I will show you the variable argument program.
Now check here. I have defined a class where then here it is a function, एक function है, लेकिन जो function का return type है वो int है. The function return type is int. तो void को छोड़कर और जितना भी आप वेरिएबल डिफाइन और जो भी रिटर्न टाइप आप डिफाइन करोगे उसका वैल्यू आपको रिटर्न करना पड़ेगा. तो सम अरे दैट इज int arrays. देखो वेरिएबल आर्गुमेंट डिफाइन करने का तरीका क्या है ना, आपको पहले डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद 3 डॉट सिंबल, देन योर वेरिएबल नेम, स्पेस रहेगा, int 3 डॉट सिंबल, then your variable name. Okay, so it is the way of for defining the variable. Okay, जो variable argument. Then next क्या होगा ना, जो भी वैल्यू आप पास करोगे वो वैल्यू को वो क्या करेगा ना, ऐड कर देगा. Okay, so it is adding the 3 वैल्यू. तो आपका जितना वैल्यू है वो ऐड करके यहाँ पर दिखाएगा. अच्छा देखो क्या होता है यहाँ पर. मैंने पहले ये जो var क्लास है, क्लास का नाम क्या है var, उसका यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, हो गया va ऑब्जेक्ट, var va इक्वल टू न्यू var. देन एक वेरिएबल डिफाइन किया int sum. तो sum इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट sum array फंक्शन. ओके, मीन्स आई एम कॉलिंग ए फंक्शन. फंक्शन का नाम क्या है, sum array फंक्शन है. तो sum array फंक्शन मैंने कॉल किया. तो फंक्शन में पैरामीटर क्या डिफाइन किया है, ओनली वन वेरिएबल नेम आई हैव डिफाइंड, बट आई हैव डिफाइंड एज अ वेरिएबल आर्गुमेंट. जब मैं फंक्शन को कॉल करता हूं, देखो कितना वैल्यू पास किया मैंने, 7 ठो वैल्यू, 7 पैरामीटर वैल्यू आई हैव पास्ड. बट हियर आई हैव नॉट डिफाइंड 7 वेरिएबल, आई हैव ओनली डिफाइंड one variable. In one variable the 7 value is stored. Okay, 7 value is stored in the one variable. So all the 7 value is going and stored in the int array. So it is store all the element here. Okay, so after it store all the element in this variable argument, it becomes an array. एक हो गया array. तो array से element को retrieve करने के लिए मैंने क्या define किया यहाँ पर, enhanced for loop. So enhanced for loop is used for retrieving all the element from an array. For int I colon int array. Okay, आप जैसे कि जानते हो array का सारा एलिमेंट रिट्राइव करने के लिए enhanced for loop का जरूरत है. तो int I colon int array. तो int array में जितना सारा वैल्यू है वो आकर i में स्टोर हो जाएगा, फिर वो सब ऐड हो जाएगा. sum plus equals to i means sum is equals to sum plus i. So that is sum is equals to sum plus i. मतलब पूरा वैल्यू यहाँ पर ऐड हो गया. ऐड होने के बाद जैसे कि यहाँ पर int रिटर्न टाइप है, ये वैल्यू सम आपको रिटर्न करेगा. तो जितना भी वैल्यू है वो आपका रिटर्न करके कहाँ पर स्टोर होगा, यहाँ पर सम में आकर स्टोर होगा. अभी मैं दिखाऊंगा यहाँ पर द सम ऑफ द नंबर्स आर द एडिशन दैट आई हैव पास हियर. क्लियर? Abhishek, Ankita, Sagar, clear it this one? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now I run the file. Okay, the sum of the number is 280. Okay, so it is added all the numbers. सारा नंबर मुझे ऐड करके यहाँ पर दिखाएगा. आज बिकॉज सी दैट यहाँ पर 7 जो वैल्यू है, 7 ठो वैल्यू पास किया, लेकिन 7 वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन करने का जरूरत नहीं है. यहाँ पर मैंने सिर्फ डिफाइन किया क्या, one variable I have to define. Okay, int then int array. Okay, okay, ये फंक्शन का रिटर्न टाइप सम array, then
यहाँ पर डाटा टाइप हो गया INT array। लेकिन जब आप एनहांस फॉर लूप यूज करोगे, सेम टाइप का वैल्यू आपको स्टोर करना है, सेम टाइप का वैल्यू आपको देना पड़ेगा। ओके, अगर आपको INT डिफाइन किए हो तो आपका पैरामीटर में सब इंटीजर वैल्यू होगा। अगर आपको स्ट्रिंग का वैल्यू आप लिए हो तो यहाँ पर स्ट्रिंग का वैल्यू लेना पड़ेगा। ओके, so in the next class I will go for another modules. Okay, so tomorrow I will discuss the other rest part. So tomorrow timing is 6. Okay, 6 to 7. Okay, sir. Chalo, bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir.